नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। कल हमने एक अधिनियम के बारे में बात करी थी जिसका नाम था द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। हम लोगों ने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी कि एक्ट का ओरिजिन कब और कहाँ से हुआ। साथ में ही हमने देखा कि जो नेशनल लेबर कमीशन है उसने इस अधिनियम के बारे में अपने कुछ सुझाव दिए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हर एक एक्ट का अपना एक अस्तित्व होता है, लेकिन अगर उस एक्ट के किसी भी प्रावधान का अगर हमारे संविधान में दिए गए प्रावधानों से किसी भी प्रकार का तारतम्य नहीं बैठता है या वह संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ये माना जाता है कि वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक है। तो हमने इस अधिनियम की भी संवैधानिकता के बारे में बात करी थी। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि हर एक्ट के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से इस अधिनियम के भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अधिनियम है वह कुछ चैप्टर्स में डिवाइड होता है। तो यह अधिनियम भी 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और साथ ही इसमें अंत में 4 अनुसूची शेड्यूल्स दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, उसके बारे में। उसकी जो हेडिंग है उसका नाम है प्रारंभिक। इसमें 2 धाराएं दी गई हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमिटमेंट के बारे में बात करता है कि इस अधिनियम का विस्तार कहाँ पे है, इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है और ये अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था। सेक्शन 2 परिभाषाओं के बारे में बताता है। अधिनियम में बहुत सारी जगह बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, ये सारी जो बातें बताता है वो हमारा डेफिनेशन क्लॉज बताता है। तो जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन परिभाषाओं के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इसमें आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है कर्मकारों के लिए प्रतिकर, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। इसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 18A तक इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। सेक्शन 3 बताता है प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व, ठीक है, एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। सेक्शन 4 अमाउंट के बारे में बताता है कि प्रतिकर का अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। बाकी के सेक्शंस में बताया गया है कि मजदूरी का जो हिसाब होगा वो कौन सी पद्धति से किया जाएगा, कौन से मेथड से जो वेजेस हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा, क्या उसका पुनर्विलोकन हो सकता है, ठीक है। प्रतिकर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो किस प्रकार से किया जाएगा। अगर कोई भी सूचना है तो वो किस प्रकार से प्रेषित की जाएगी, दावा किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो कितनी बड़ी है, क्या वह जानलेवा है, ठीक है, या फिर उसके जो एम्प्लॉय है उसके शरीर में कोई गंभीर क्षति हुई है। चिकित्सीय परीक्षा के बारे में बताया गया इस चैप्टर में कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। और इसी चैप्टर में बताया गया है कि अगर जो एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है तो तब क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। इसी में शास्तियों के पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है कि जो कानून ने जो आपका दायित्व अभिरोपित किया है, अगर आप उस दायित्व को पूरा नहीं करते हैं तो कौन कौन से शास्ति या पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 जिसकी हेडिंग है कमिश्नर्स यानी कि आयुक्त। इस चैप्टर में सेक्शन 19 से सेक्शन 31 तक बात की गई है। जो सेक्शन 19 है वो आयुक्तों को निर्देश के बारे में बताता है। 20 में बताया गया है कि आयुक्तों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स किस प्रकार से होगा। आगे के सेक्शंस में बताया गया है कि जो भी कार्रवाई होती है उनका स्थान क्या होगा, क्या किसी कारणवश से उन कार्रवाइयों के स्थान का भी अंतरण किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको इस एक्ट में किसी भी प्रकार की रेमेडी लेनी है
तो उस रेमेडी के लिए जो आवेदन किया जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन लगाई जाएगी, उसका प्रारूप किस तरीके से होगा, क्या पक्षकारों को उनकी हाजिरी से, ठीक है, मुक्ति किया जा सकता है कि वो गैर हाजिर भी रह सकते हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, इसके ही चैप्टर 3 के ही सेक्शन 30 में अपील के बारे में बताया गया है कि कोई भी पक्षकार अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के किसी भी कही गई बात से अगर असंतुष्ट है तो वो अपील कर सकता है या नहीं, और अपील कहाँ पे की जाएगी, अपील के प्रावधान क्या है। लास्ट में इसमें आता है चैप्टर 4 जिसकी हेडिंग है रूल्स यानी कि नियम। इसमें सेक्शन 32 से सेक्शन 36 तक के उपबंध हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इससे रिलेटेड जो नियम है उसकी शक्ति किसको दी गई है। तो यहाँ पे ये बताता है कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अगर आपने नियम बना तो लिए लेकिन उनका प्रकाशन किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में बात की गई है। प्रतिकर के रूप में दिए गए धन के अंतरण के लिए अन्य देशों के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ठहराव किया गया है तो उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा उस बारे में नियम की बात बताई गई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 36 उसमें बताया गया है कि जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के ऊपर राज्य सरकार भी नियम बना सकती है और इसमें केंद्रीय सरकार भी नियम बना सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है, यहाँ पे सारे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं और उसके बाद इस अधिनियम में पीछे 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। जो पहली अनुसूची है वो बताती है उन क्षतियों के बारे क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणाम स्वरूप स्थायी पूर्णतः आंशिक निःशक्तता हुई है। तो ये उस सूची के बारे में बताती है कि कौन कौन सी इंजरीज़ हैं जो इसमें कवर हुई हैं, कौन सी स्थायी प्रकार की है, कौन सी ऐसी है जिससे कि परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है अनुसूची 2 शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड जो है उन व्यक्तियों की सूची के बारे में बताता है जो कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आती है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बताया गया है कि उपजीविका जन्य रोगों की सूची बताई गई है। और लास्ट में आता है शेड्यूल 4 अनुसूची 4। अनुसूची 4 में बताया गया है कि किन मामलों में संदेह प्रतिकर की रकम के एक मुश्त समतुल्य रकम निकालने के लिए कौन से गुणक का यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स के अलावा पीछे 4 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट में टोटल 36 सेक्शंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चैप्टर 1 के बारे में। सेक्शन 1 पढ़ने से पहले हर एक अधिनियम की एक उद्देशिका होती है कि किस पर्पस से उस अधिनियम का गठन किया गया है। तो इस अधिनियम का गठन है नियोजकों के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मकारों की दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम। अतः यह समीचीन है कि नियोजकों के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मकारों की दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध किया जाए। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सबसे पहले आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिट्समेंट। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो है यह अधिनियम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कहा जाएगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड इट द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। अब आता है, हम बात करते हैं इसके एक्सटेंट के बारे में कि इस एक्ट का विस्तार कहाँ कहाँ पे है।
तो सेक्शन 1 ही बताता है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर वो लागू नहीं होते हैं, पर हमारा यह जो अधिनियम है यह जम्मू कश्मीर पर भी उसी तरीके से लागू होता है जिस प्रकार से ये बाकी के भारत के ऊपर लागू होता है। सेक्शन 1 में ही बताया गया है कि इस अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ है। तो यह अधिनियम 1924 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई 1924 को यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924। नेक्स्ट इस चैप्टर 1 में जो दूसरा सेक्शन है वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। किसी भी अधिनियम में किन शब्दों का क्या मीनिंग होगा, ठीक है, उनको किस तरीके से समझा जाएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि ये हमें पता रहे कि किसी शब्द का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे अभी हमने चैप्टर्स के नाम देखे तो हमने देखा कि कमिश्नर वर्ड यूज़ हुआ, ठीक है, आश्रित वर्ड यूज़ हुआ, प्रतिकर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो इनका मीनिंग क्या होता है, तो इन सभी को समझाया गया है सेक्शन 2 में। बाद में किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी भी शब्द का अगर उसे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि हम उसका इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करें कि हमें उसका फ़ायदा हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हर अधिनियम के शुरुआत में उसका डेफिनेशन क्लॉज दिया जाता है कि शब्द अधिनियम में जहाँ जहाँ जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनको उसी के संदर्भ में समझा जाए जो कि सेक्शन 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे भी सेक्शन 2 में परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी गई हैं जिनको विस्तार से हम लोग अपने नेक्स्ट ई लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।